ऑपरेशन नवजीवन कामयाब रहा। झारखंड के इतिहास में सबसे ज्यादा 27 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। इससे ये भी साफ हो गया कि इस साल 31 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह का संसद में ये दावा कि देश में नक्सलवाद समाप्त हो गया है पूरी तरीके से सच नहीं है। हकीकत यह है कि 1 करोड़ का इनामी मिसिर वेसरा अब भी सारंडा के जंगल में मौजूद है, जहां से उसके 27 साथियों ने अलग होकर सरेंडर करने का फैसला किया। नक्सलवाद का नासूर क्या पूरी तरीके से खत्म हो गया है? तो आज टू द पॉइंट में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, झारखंड पुलिस के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा। सुरक्षा बलों की घेराबंदी से प्रभावित 8 इनामी नक्सली समेत 27 उग्रवादियों ने राजधानी रांची में पुलिस मुख्यालय में डीजीपी तदासा मिश्रा के सामने सरेंडर कर दिया। अब इन उग्रवादियों को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़कर उनका पुनर्वास किया जाएगा। उन पर पहले से दर्ज सभी मुकदमे निरस्त हो जाएंगे और इस वास्ते पुलिस काम करेगी। अब इन्हें पुलिस की गोली से मरने का कोई डर नहीं होगा। कल के नक्सली आज के समाज के मुख्य धारा से जुड़कर किसान या कारीगर कहलाएंगे। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन नवजीवन की बड़ी कामयाबी। झारखंड के इतिहास में नक्सलियों का सबसे बड़ा सरेंडर। 25 भाकपा माओवादी और 2 जेजेएमपी के उग्रवादियों ने किया सरेंडर। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी तदासा मिश्रा के सामने किया सरेंडर। सरेंडर करने वालों में से 8 नक्सलियों पर कुल 33 लाख का इनाम। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ जंग में शायद ये सबसे बड़ी कामयाबी है। जो हाथ एसएलआर थामते थे, पुलिस पर गोलियां चलाते थे, आज अपनों के बीच लौट आए हैं। कुख्यात और दुर्दांत नक्सलियों में से कईयों के परिवार भी थे, पत्नी थी, बच्चे थे, जो इन्हें हथियार छोड़ने और सरेंडर करने के लिए कहते थे। विचारधारा की लड़ाई तो ये बहुत पहले ही नहीं रही थी। अब इनके पास 2 ही विकल्प था, या तो सरेंडर करो या फिर पुलिस की गोली से मारे जाओ। पुलिस विभाग ने जहां इनके खिलाफ बहादुरी से कई ऑपरेशन चलाए, तो वहीं साथ साथ मुख्यधारा में नक्सलियों की वापसी के लिए ऑपरेशन नवजीवन भी चलता रहा। आज उसका नतीजा झारखंड के इतिहास में नक्सलियों के सबसे बड़े सरेंडर के तौर पर आया है। इसके पहले साल 2022 में ऑपरेशन बुलबुल में 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। आज झारखंड के लिए और झारखंड पुलिस के लिए यह एक अविस्मरणीय दिवस है, जहां हम लोग हमारे भटके हुए साथियों को, झारखंड वासियों को पुनः मुख्य धारा में स्वागत कर रहे हैं। आज स्वागत का दिन है, हर्ष का दिन है, एवं इसके साथ साथ जो बलिदान, जो अथक प्रयास एवं जो त्याग इसके पीछे रहा है, उसे भी याद करने का दिवस है। मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत किया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। डीजीपी के सामने सरेंडर करने वालों में 6 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर, 13 माओवादी सदस्य शामिल हैं। इन्होंने इंसास और एसएलआर जैसे कुल 16 हथियार, 2857 कारतूस और 8 वॉकी टॉकी भी पुलिस के सामने सरेंडर किया है। एरिया कमांडर डांगरलियू और सब जोनल कमांडर गादी मुंडा ने सबसे पहले सरेंडर किया। प्रभात मुंडा पर भी 5 लाख का इनाम सरकार ने घोषित कर रखा था। रांची के बुंडू की रहने वाली रेखा मुंडा पर 5 लाख का इनाम था, तो किरीबुरू की बसुमती जराई पर 1 लाख का इनाम था। मैं आप लोग के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से यही आग्रह करना चाहूंगा, यही अनुरोध करना चाहूंगा बाकी सभी बचे हुए नक्सलियों से कि जिस तरह से बाकी लोग यहाँ पर आकर के आत्मसमर्पण किए हैं, हम लोगों ने, और इनको बिल्कुल जैसा अभी आप लोग देख रहे हैं फेलिसिटेट किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है मुख्य धारा में जुड़ने के लिए, तो बाकी भी जो बचे हुए नक्सली हैं मुख्य धारा में जुड़े। अब वो समय नहीं है कि जहाँ पर कि आप किसी तरह का आंदोलन, हथियारबंद आंदोलन नहीं चला सकते। कहीं वायलेंस को इस समाज में कोई जगह नहीं है। तो इसमें हम लोग चूक जाएंगे अगर हम लोग झारखंड पुलिस, कोबरा, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के उन सभी सदस्यों का जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान, अपनी जान न्यौछावर कर दी, इसलिए कि हमारे भारत की एकता और अखंडता क्षुण्ण रहे और हमारा झारखंड असल मुक्त हो।
झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस साल अब तक झारखंड में 44 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई, 19 ने सरेंडर किया और 22 नक्सली पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। अब सरकार बाकी बचे नक्सलियों को भी मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रही है। 27 नक्सली कमांडर एवं 10 सदस्य यहाँ सरेंडर किए हैं। लगभग 17 हथियार जो कि क्वालिटी वेपन्स है, पुलिस के लूटे हुए वेपन्स, उनके साथ सबका सरेंडर हुआ है। और मैं अपील करता हूं कि जो अभी नक्सल बचे हुए हैं, बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं, एक सिंगल डिजिट में बचे हुए हैं, जल्दी से जल्दी इसमें सरेंडर करें और अन्यथा मुठभेड़ में मारे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक जो हमारे जवान जो जंगलों में रह रहे हैं, एक सराहनीय पहल है, ये सराहनीय काम है कि वहाँ गर्मी के अंदर रहना और प्लस जो ब्रेन मलेरिया, उनको पता है कि ब्रेन मलेरिया हो सकता है, उसमें भी वो लोग वहाँ जाके डटे हुए हैं, नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय और सलूट वाला मामला बनता है। तो मैं अपील करूंगा नक्सलियों से कि जल्द से जल्द सरेंडर करें, अन्यथा इसी तरह से ऑपरेशन चलते रहेंगे और न्यूट्रलाइज होंगे। क्योंकि बहुत कम संख्या में बचे हैं, उनके खिलाफ लगातार अभियान हम लोग जारी रखे हुए हैं, चारों तरफ से घिर चुके हैं और निकट भविष्य में मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी जंगल से बाहर निकल के आएंगे। जो माओवाद से जुड़े हुए लोग हैं वो बाहर निकल के आएंगे और शीघ्र या तो सरेंडर करेंगे या इनके खिलाफ अभियान चला के इनका सफाया कर दिया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक दिन है, इतने सारे नक्सल एक साथ सरेंडर कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन है और एक बहुत बड़ा सरेंडर है। प्रोबेबली झारखंड के हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा सरेंडर्स में से एक है और आज के दिन इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है बाकी नक्सलियों को कि मुख्यधारा में लौटें और लौट करके समाज में एक सार्थक, एक पॉजिटिव योगदान दें। बचे हुए अपने समय काल में अपने जो समाज है उससे जुड़ते हुए अच्छे कार्यों में लगे। हम लोग इनका स्वागत करते हैं। देश में एकमात्र पोलित ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा अब भी सारंडा में एक्टिव है, लेकिन उसकी टुकड़ी में 10-12 लोग ही बचे हैं। झारखंड पुलिस को उम्मीद है जल्द मिसिर बेसरा समेत बाकी नक्सली भी मुख्यधारा से जुड़ेंगे। राज्य जल्द ही पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस की घेराबंदी आखिरकार रंग लाई है और यही वजह है कि 25 भाकपा माओवादी और 2 जेजेएमपी के उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। 16 हथियार भी आत्मसमर्पण के तहत उन्होंने समर्पित किया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है और जो बचे नक्सली हैं उसके खिलाफ भी लगातार अभियान जारी है। यहां तक कि चेतावनी दी गई है या तो वो मुख्यधारा से जुड़े या फिर जो ऑपरेशन है उसके तहत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ कमल कुमार, रांची। तो देखिए, झारखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन रहा, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि झारखंड के इतिहास में अब तक का इतना बड़ा सरेंडर कभी नहीं किया गया। और जो अमित शाह का मुहिम है कि 31 मार्च और 31 मार्च को उन्होंने संसद में ये घोषणा भी की कि देश नक्सल मुक्त हो गया। थोड़े जो बचे खुचे हैं वो भी आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएंगे और उसी कड़ी में ये एक अहम पहल की गई है झारखंड पुलिस की तरफ से। इस पर चर्चा विस्तार से कर लेते हैं कि अब किस दिशा में झारखंड आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब नक्सल मुक्त झारखंड भी हो रहा है। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं, परिचय करवा देते हैं। अजय सिंह जी हैं सीपीआई से, राजेश सन्नी जी हैं कांग्रेस पार्टी से, प्रदीप सिन्हा जी हैं बीजेपी से और आरएन सिंह साहब हैं रिटायर्ड डीएसपी हैं। चारों का स्वागत। और सबसे पहले राजेश जी, क्या माना जाए, ये केंद्र सरकार की जीत, केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार की नीतियों की जीत या फिर हेमंत सरकार की? देखिए दीपक, मैं आपको याद करा दूं, यूपीए 2 की सरकार थी और उस समय जयराम रमेश जी मंत्री थे केंद्र में और जयराम रमेश जी ने सारंडा जैसे जंगल में जा करके लगातार मोटरसाइकिल से दौरा करने का काम किया और कैसे मुख्यधारा से जो भटके हुए लोग हैं उनको जोड़ने का काम यूपीए सरकार से ही ये शुरुआत किया गया। और निश्चित तौर पे आज का दिन झारखंड सरकार के लिए, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो चल रही है सरकार, उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। जो भटके लोग हैं उन भटके लोगों को कैसे मुख्यधारा से जोड़ा जाए, सरकार की जो नीतियां है, सरकार के जो बेहतर व्यवस्था है, उस पर इन लोगों ने भरोसा जता करके वापस मुख्यधारा में जुड़ने का कार्य किया है। निश्चित तौर पे 2700 लोगों का हम स्वागत करते हैं और जो भी लोग ऐसे लोग अभी भटके हुए हैं उन सभी लोगों से हम चैनल के माध्यम से भी निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोगों को मुख्यधारा से जुड़ करके काम करने का जरूरत है। सरकार पूरी तरह से तत्परता के साथ आपके साथ खड़ी है और सरकार चाहती है कि जो भी लोग भटके हैं, जो भी नक्सली बचे हुए, उन नक्सलियों को वापस मुख्यधारा से जोड़े। मैं आपको याद करा दूं, ये जो बूढ़ा पहाड़ है, सबसे बड़ा नक्सली का सारंडा और बूढ़ा पहाड़, तो बूढ़ा पहाड़ में आप अभी देखिएगा कि किस प्रकार
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है हमारी, उनके नेतृत्व में मुझे ऐसा लगता है कि विकास की गंगा बह रही है। आप अगर बूढ़ा पहाड़ का वीडियो देखेंगे, जिस प्रकार वहां के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, ग्रामीण लोग कार्य कर रहे हैं सरकार से जुड़ करके, और सरकार की जो योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं, उन योजनाओं का भी लाभ लेने का कार्य कर, निश्चित तौर पे यह सराहनीय है। और ये माननीय हेमंत सोरेन जी और हमारी सरकार की ये कहीं ना कहीं आज बेहतर दिन है हमारे लिए। चलिए प्रदीप जी, आप लोगों ने तो घोषणा भी कर दी, और मेरे ख्याल से जब से केंद्र सरकार और अमित शाह ने लगातार ये घोषणा की भाई कि हर हाल में देश से नक्सल मुक्त करना है, और उसका असर भी हमने देखा, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, झारखंड हो, झारखंड में भी उसी कड़ी में इसको जोड़कर देखा जाए। देखिए, निश्चित रूप से जो एक दृढ़ संकल्प था और संदेश जो था नक्सलियों को कि आप हथियार डालें, मुख्य धारा में आए, नहीं तो मारे जाएंगे। मैं समझता हूं कि वो मारे जाने का भय जो होता है ना, सबके सर चढ़ के बोलता है। क्योंकि अगर पुलिसकर्मी मारे जाते हैं या आमजन मारे जाते हैं, जिस तरह से आईईडी ब्लास्ट में हाल के दिनों में चाईबासा के क्षेत्र में होता रहा है, वहां के कई ग्रामीण विकलांग हो गए, कईयों ने जान गंवाई, पुलिसकर्मियों ने भी जान गंवाई। तो निश्चित रूप से जब नक्सलियों को लगा होगा कि अब पुलिस ऑल आउट ऑपरेशन कर रही है, हमारा सफाया तय है, और हमारे नजदीक जो शिकंजा बढ़ता जा रहा है उसका परिणाम एक ही है कि उनको मौत को गले लगाना पड़ेगा। तब परिवारजनों ने उन पर दबाव बनाया होगा, या फिर पुलिस ने उनको काउंसलिंग की, या अन्य कोई जो सिस्टम रहा होगा, उसके कारण जो आप देख रहे हैं जो फलाफल सामने आ रहा है। एक 31 मार्च का डेडलाइन था। मैं समझता हूं कि 31 मार्च के डेडलाइन के बाद भी कुछ बचे होंगे, तो उनका भी सफाया निश्चित रूप से होगा। और कहीं ना कहीं जो लोग अभी कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के कि जयराम रमेश ने इस तरह से किया, इस तरह से किया, नहीं, देखिए, सभी सरकारों का कोऑर्डिनेशन होता है उसमें, और किसी एक सरकार ने आकर शुरू किया ऐसा भी नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस सरकार के समय में जहां 100 से ज्यादा जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, भारतीय जनता पार्टी के विगत 12 वर्षों के शासनकाल में जिस तरह से उन जिलों की संख्या सिकुड़ती चली गई, तो निश्चित रूप से एक जो दृढ़ संकल्प था कि नहीं, हम नक्सलवाद मुक्त करके रहेंगे पूरे देश को, तो कहीं वो आप कह सकते हैं कि वो धरातल पर जुटता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसका फलाफल ये होगा कि वो नक्सल, अभी परसों अमित शाह जी जगदलपुर में थे, उन्होंने वो नक्सली के परिवार लोगों से संपर्क स्थापित किया, और जिन लोगों ने सरेंडर किया था उनको बताया कि किस तरह से मुख्य धारा में आने पर आपके गांव का विकास होगा, आपके बच्चों का विकास होगा, और इसके माध्यम से आप मुख्य धारा में आएंगे। लेकिन अगर आप बंदूक उठाकर पुलिसकर्मियों को धमकाने की कोशिश करेंगे, सीआरपीएफ को टारगेट करके आप सोचेंगे कि कोई फतह हासिल कर लें, तो ये कतई नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट के खिलाफ आप कितनी भी संगठित हो ले, लड़ नहीं सकते। चलिए ठीक है, हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी आरएन सिंह साहब हैं। सिंह साहब, देखिए, सबसे पहले तो आप पहली बार जुड़े हैं, उसके लिए स्वागत और समय दिया आपने। एक महत्वपूर्ण चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं, लगातार ये मीडिया में सवाल उठता रहता है कि भाई नक्सली ने सरेंडर किया, सरकार की नीतियों से प्रोत्साहित होकर, प्रोत्साहन सरकार ने भी दिया। इन नक्सलियों के साथ जो आत्मसमर्पण कर दिया, जिन्होंने सरेंडर कर दिया, सरकार और पुलिस का रवैया भी सरेंडर के बाद वही रहता है, क्योंकि हम कई ऐसे नक्सलियों का जीवन यापन हमने देखा है जो सरेंडर किए और बाद में उन्हें कुछ भी नहीं मिला सरकार की तरफ से। देखिए, इसमें तो आप जो कह रहे हैं, कभी कभी ऐसी बातें हो सकती हैं, कानूनी प्रक्रिया भी है, लेकिन मैं जो झारखंड को देख रहा हूँ वर्षों से, तो ये झारखंड राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए केंद्रीय ये सम्मान, माने हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं समझता हूँ कि इससे समाज में भी जागृति आई है, और समाज का भी भाव पुलिस के प्रति काफ़ी अपनापन का रहा है। और मैं जहाँ व्यक्तिगत रूप से जो देख रहा हूँ, जो साकेत कुमार सिंह जी हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, सीआरपीएफ में हैं, तो जिस रूप में उन लोगों का नेतृत्व है, वर्तमान जो पुलिसिंग है, जो केंद्र ये हेडक्वार्टर में है, तदाशा मिश्रा जी हैं, और भी जो लोग हैं, नरेंद्र सिंह जी का नाम मैं सुना, तो सारे लोगों का जो सारे लोगों का जो व्यक्तिगत योगदान है, इसको भी हम लोगों को स्मरण में रखना चाहिए। और धार्मिक रूप से भी जो संस्थाएं हैं, जो क्षेत्रों में काम करती हैं, उनको भी समाज के बीच जाना चाहिए, और जो भटके हुए लोग हैं उनको समझाने की कोशिश करनी। जो सामूहिक संस्थाएं हैं उनका भी दायित्व बनता है, या जो
ग्रामीण स्तर पर जो हॉस्पिटल हैं, जो शिक्षक हैं, उनका भी सहयोग लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो गाँव में घूमते हैं, उनको पता है कौन आदमी भटका हुआ कैसी गतिविधि में लिप्त है। तो ऐसे लोगों का भी योगदान लेना चाहिए, उनके परिवार को भी, परिवार से मिल के भी उनको बताना चाहिए कि ये कभी भी सफल होने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मिला जुला के जो उपलब्धि हुई है, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। और ये विचार जो पनपा है आत्मसमर्पण का, और जो बड़े बड़े इनामी जो नक्सलाइट्स हैं उसमें महिलाएं भी हैं, एक 19 वर्ष का बच्चा भी है। तो आप सोच सकते हैं कैसे कैसे ये लोग गुमराह हो रहे हैं। एक देखिए, एक अरहम साहब, एक चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं, और क्योंकि आप इस सेवा दे चुके हैं, आप इन तमाम गतिविधियों को जानते हैं, समझते हैं। आपने 19 साल के बच्चे का जिक्र किया। छत्तीसगढ़ में बस्तर में हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, एक जो उस क्षेत्र में काम करते हैं, पत्रकार हैं, मित्र हैं, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं जहाँ पे जो पूर्व में नक्सली रहे या फिर अभी भी वहाँ सक्रिय हैं, वो धमकी देते हैं कि मुझे अपना बच्चा दो, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, हटा देंगे। हम लोग तो एक धारणाएं बना लेते हैं कि भाई देखिए, जो नक्सली मारे गए मुठभेड़ में, वो खूंखार हैं, वो देश के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ हैं, हम विकास पसंद नहीं करते, अमन चैन पसंद नहीं करते। लेकिन क्या वाकई में सभी नक्सली वैसे होते हैं? देखिए, सभी तो ऐसे नहीं होते हैं। पहले लोगों में कुछ सिद्धांत भी था, लेकिन ऐसे अभी सिद्धांतवादी नक्सलाइट्स नहीं है। बहुत सारे उसमें तो अपराधी हैं, हाँ, जो जहाँ तहाँ से लेवी वसूल करते हैं। तो वो सैद्धांतिक रूप से बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको सीपीआई या सीपीएम का जो लिटरेचर है उसको भी उनको ज्ञान नहीं है। तो ये लोग गुमराह हैं और डरा धमका के समाज से पैसे लेते हैं और अपने कैडर को बढ़ाने के लिए धमकी देते हैं। ये तरह की घटनाएं तो होती हैं, झारखंड में भी हुई हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हम लोगों को एज ए पुलिस ऑफिसर या समाज के भी जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको अपना दायित्व तो समझना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं तो होंगी, लेकिन हमको बचाना है। जो भी शारीरिक क्षमता है या जो सरकारी सुविधाएं हैं, उसका लाभ उन तक पहुंचे। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रॉपर काउंसिलिंग की जरूरत है हर क्षेत्र में। जो सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो कथा प्रवचन भी करते हैं, उनका भी पहुंच रहता है। मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, मतलब सिर्फ पुलिस वालों के ऊपर ना छोड़ा जाए, सामाजिक संगठन भी इसमें सक्रिय हो। सरकार तो अपनी भूमिका निभाएगी, पुलिस प्रशासन अपनी भूमिका निभाएगी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अजय, ठीक है सर। अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए, ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है कि लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मुख्य धारा में लौट रहे हैं, और सरकार भी उनका स्वागत कर रही है। और मैं कहता हूँ नक्सलवाद पनपा क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल तो ये उठता है कि नक्सलवाद पनपा क्यों? जब असमानता की बात आती है, जब समाज में लगता असमानता है, हाँ, और अधिकार लोगों को नहीं मिलता, जो विकास की गंगा जो बहती है वो उनके पास नहीं पहुंचता है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से नक्सल की शुरुआत भी हुई कि भाई जमीन छीन लिया गया, अपने हक अधिकार के लिए वो नक्सलवाड़ी से जन्म लिया। वही मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपको लगता है किसी व्यक्ति के पास 2000 एकड़ जमीन है, किसी के पास 2 डिसमिल जमीन नहीं है, नक्सलवाद की समझ, मैं बोला समानता का जब अधिकार, जब संविधान ने हमको अधिकार दिया था, और आप देखेंगे उस आज़ादी के बाद कई लोगों ने अभियान चला कि अब जमीन दान दीजिए, लोगों के बीच में बांटा जाए, ताकि असमानता जो इसको धीरे धीरे मिटाना चाहे। लेकिन जब विकास की पैमाना, हाँ, दोहरी नीति अपनाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर इलाकों में जो आपका पैमाना है, हाँ, वहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिला, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, और जो समुचित लाभ मिलना चाहिए वो नहीं जब मिलता है, तो उनको लगता है कि ये समाज जो है या जो सरकार जो है हमारे लिए काम नहीं कर रही है। जब हमारे लिए नहीं काम करे तो उनको लगता है कि इसका विद्रोह करने का तरीका वो ढूंढते हैं। लेकिन ये हिंसक होना या बंदूक मैं यही बात कर रहा दीपा जी, हाँ, वो जब वो विद्रोह करने का तरीका खोजते हैं, तो वैसे लोग
वैसे लोगों के चुंगल में चले जाते जो हथियार के बल पे हिंसा फैला के चाहते कि हमारा निदान हो। हमने कहा अभी अच्छा कहा जाता है कि पिछले देखिए मेरे ख्याल से जो दीपक जी मैं एक मिनट अभी हाँ। डीएसपी साहब ने एक बहुत बड़ी बात की सीपीआई सीपीएम का सिद्धांत। अरे सीपीआई सीपीएम का सिद्धांत में कई अस्त्र का शस्त्र की बात नहीं है, हम भारत के संविधान के साथ तो डीएसपी साहब नहीं, मेरे ख्याल से अमित शाह भी कह रहे थे सदन नहीं तो वो गलत बोलते, पढ़ना चाहिए उनको कि उनको पता चले कि दुनिया में पहली इलेक्टेड सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की भारत में बनी है, वो भी केरला में बनी है 1957 में। तो हथियार के बल पे तो हमने नहीं किया था। तो जब बोलते कि जब किसी अब विचारधारा को लेकर जनमानस के रूप में जाया जाता है, अब विकास का पैमाना जब उनके पास नहीं मिलता है तब कहीं ना क्या असमानता उनको दिखता है। जैसे मैंने कहा कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों का हर आम आदमी के पास विकास का पैमाना पहुंचे। ये झारखंड सरकार की जो नीतियां हैं अभी के लोगों को लग रहा है, यहाँ हमारे जंगलों में रहने वालों को लोगों को रहा है कि अब हुआ सरकार ही हमारी सरकार आई है, हम परियोजनाओं का जब विस्तार करें हमको लगता है कि तब लोगों को लग रहा है कि हम मुख्य धारा से जुड़ने का काम करें। तो ये सरकार की हो सकती है, लेकिन किसी भी पूर्वालित होकर नहीं विचार करना चाहिए। झारखंड में हमेशा आपने कहा आप देखिए उग्रवाद के हम किस तरह के कर नक्सलवाद की तो बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी जमीनों को रौंद के आप छीनते हैं उसको किस रूप में आप हमने देखा। अभी उड़ीसा से एक वीडियो आया किस तरीके से आदिवासी समाज के लोग एकदम आंदोलन कर रहे, रो रहे थे और उनका जमीन वो किया जा रहा था। पुलिस के इशारे पर दमन करके सैकड़ों हजारों एकड़ आप जमीन कब्जा करके जब आप पूंजीपतियों को देंगे तो वो क्या करेगा गरीब, उसको किसी का सहारा चाहिए तो आंदोलन करता है। तो झारखंड में भी आपने देखा हो गोली कांड क्यों हुआ, खूंटी में गोली कांड क्यों हुआ, बड़का गांव में गोली कांड क्यों हुआ। वो जमीन का जब मामला आता है तो यहाँ के जो भोले भाले नागरिक उनको लगता है हमारा सब कुछ छीन जाएगा, क्योंकि जमीन अगर इसीलिए वो उस रास्ते पे जाते हैं। हाँ तो उसको लगता है कि हमको संरक्षण देने वाला कोई मिल गया। चलिए राजेश जी एक चीज हम आपसे समझना चाहते हैं, फिर प्रदीप जी के पास जाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव सकारात्मक संदेश भी जाएगा। हमने कई ऐसे नक्सलियों को देखा जो सरेंडर किया, क्योंकि यही सवाल हम डीएसपी साहब से भी पूछ रहे थे, सरेंडर किया और वो बाद में भटकते रहे, चक्कर काटते रहे, सरकारी महकमे का, सरकारी कार्यालयों का फाइलों में उनका नाम दब गया और कभी कुछ भी उन्हें नहीं मिला। ये सरकार गारंटी देगी ये जो 27 लोग हैं कि भाई आपको तमाम चीज़ें हम उपलब्ध करवाएंगे जो योजना के तहत आप लोगों ने समर्पण किया है? क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा है झारखंड में ही सर, और हर रोज ऐसी खबरें हम चलाते हैं। देखिए दीपक, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार है तो हम इन सब चीज़ों से दूर भागने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर हम भरोसा भी दिलाते हैं और साथ ही साथ जिन 27 लोगों ने आज सिलेंडर किया है उनकी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। और अबुआ सरकार के नेतृत्व में जो चल रही है झारखंड में सरकार, निश्चित तौर पर राज्य के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति की सरकार है। और ऐसा होता है कभी कभी सरकार किसी की भी हो, क्या होता है कर्मचारी अधिकारियों की गलतियों की वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सरकार के ऊपर भरोसा करके जब वो आए और आकर के उन्होंने सिलेंडर किया और सिलेंडर करने के बाद जब वो दौड़ते चक्करे काटते हैं तो होता क्या है कि कुछ कर्मचारी अधिकारी इनको हो सकता है कि दौड़ाने का काम करते हैं या फिर सीरियस नहीं लेते होंगे, तो ये सरकार तक बात पहुंच नहीं पाती है। चाहे सरकार हमारी हो या सरकार भारतीय जनता पार्टी की इससे पहले रही, जब से झारखंड अलग हुआ तब से सबसे लंबे समय तक झारखंड में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार रही। तो सरकार एक अलग पैमाना तय करती है, लेकिन ये जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं तो ये तो उनका भी जो काम होता है सुनिश्चित तो सरकार को करना होगा ना सर। उस पर बिल्कुल सरकार का ही उस पर कंट्रोल होता है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो हठधर्मिता पे कायम रहते हैं। वो किसी की भी सरकार रहे, हो सकता है वो ऐसे अधिकारी रहेंगे कि वो काम नहीं करना चाहते। जैसे बहुत अच्छी बात आज कही, मैं पूर्व रिटायर्ड डीएसपी साहब का सुन रहा था, आर्यन सिंह जी का। निश्चित तौर पे साकेत सिंह जी के नेतृत्व में, तदासा मिश्रा जी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन का जो महकमा है, पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत अधिक जिम्मेदारी होती है और सरकार ही कंट्रोल करता है। निश्चित तौर पे लगातार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि किस प्रकार हम नक्सलियों को सिलेंडर कराएं, मुख्य धारा से जोड़े। हमने इससे पहले भी कहा कि आप बूढ़ा पहाड़ की स्थिति जाकर के देख लीजिए। सारंडा की बात हमने किया, सारंडा चाईबासा जिला में, और सारंडा में हमने बताया
जिस प्रकार की पिछली सरकार में जब हमारी यूपीए की सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार 2009 से लेकर 14 तक, चूंकि मैं भी राजनीति में उस समय आया, हमने अपनी आंखों से देखा कि जब जयराम रमेश जी रांची पहुंचते थे एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट से वो सीधा सारंडा जाने का कार्य करते थे, और सारंडा में दीपक भाई ये नहीं कि वो लौ लश्कर के साथ जाते थे, वो मोटरसाइकिल में चल करके ग्रामीणों से मिलने जाते थे कि मैं आपका हूं, ये सरकार आपकी है। तो आपको लोगों को जताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आज जो आप जयराम रमेश का उदाहरण दे रहे हैं, मेरे ख्याल से आज एक बहुत बड़ा मौका था, हेमंत जी वहां पे पहुंचते आज और खुद वो अपील करते लोगों से जो अभी भी भटके हुए हैं कि आप आइए, हम सरकार की तरफ से आश्वासन देते हैं। झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पहले भी अपील किया है, और आज मंच लगातार बड़ा 2019 से लेकर के अब तक आप देखेंगे जो नक्सल क्षेत्र था, चाहे मैं खूंटी की बात कर लूं या जिस प्रकार अजय जी बता रहे थे कि जो घटनाएं घटी, गोला हो, बड़का गांव की घटना हो, तो ये जमीन से जुड़ा हुआ मामला रहा है। और जमीन जब जिसकी जाती है, मान लीजिए जमीन तो हमारा जमीन, मैंने तो अभी आकर के जमीन खरीदा नहीं है, जमीन पुरखों का जमीन रहता, दादा परदादाओं का, और उन जमीनों को जब पूंजीपति लोग आते हैं, अब पूंजीपति आ करके सीधे तौर पे पूंजीपति को भी तो आप एक चीज मुझे एक चीज क्रॉस में कर रहा हूं सर, राजेश एक क्रॉस कर दीजिए कि भाई आप कह रहे पूंजीपति आके कोई जबरदस्ती तो नहीं करते बिना सरकार के परमिशन के? सरकार अगर उन्हें अनुमति दे रही है तभी वो जमीन कब्जा कर रहे हैं। ऐसे तो कोई अडानी अंबानी आके नहीं जमीन को कब्जा कर लेगा। अगर झारखंड में उन्हें इंडस्ट्रीज लगाना है, किसी भी बड़े कंपनी को लगाना है, सरकार से अनुमति लेनी होगी, प्रशासन से लेना होगा। भाई तो तैयार तो आप लोग करते हैं एक तरीके से। पहले टाटा नैनो कार का यहाँ पे लगना था कंपनी, यहां से उनको जमीन नहीं दिया गया, ठीक है, वो बंगाल चले गए, बंगाल में भी उनको जमीन नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे वो असम या गुजरात में उन्होंने अपना गुजरात में लगाया, जहां तक मुझे जानकारी है। निश्चित तौर पर कि सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक कोई भी जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकता। जो रूल्स है, जो रूल्स को फॉलो करते, चाहे वो केंद्र सरकार से आते हैं या राज्य सरकार से आते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर मान लीजिए रूल्स होते हैं कि 100 डिसमिल जमीन लेना है, अब 100 डिसमिल के जगह जब पूंजीपति आते हैं, तब जब वो घेराव करना शुरू करते हैं तो 100 के जगह वो कोशिश करते हैं कि हम 500 डिसमिल ले। सर तो ये तो आपको सुनिश्चित करना होगा ना कि आपके लोगों की जमीन की सरकार में, दीपक भाई मैं आपको याद करा दूं कि ग्रामीणों को यह अधिकार दिया गया कि 1/4 हिस्सा जब तक जमीन का अधिग्रहण तभी होगा अगर 4 भाई का जमीन है और 3 भाई उसमें सहमति नहीं जताएंगे, तब तक सरकार जमीन का अधिकार नहीं दे सकती है। मैं ये कह रहा हूं, चलिए मैं मुझे ब्रेक पे जाना है। दीपक भाई मैं 10 सेकंड लूंगा। यूपीए की सरकार ने ही ये घोषणा किया था कि जो जमीन का रेट होगा उसका हम 4 गुना पैसा हम देने का कार्य करेंगे। आपने देखा होगा जो रिंग रोड का काम शुरू हुआ उस समय, आज भी रिंग रोड का काम चल रहा है। निश्चित तौर पे क्योंकि सड़कें बनानी बहुत आवश्यकता है, तो जब सड़क बनना स्टार्ट हुआ तो 4 गुना पैसा सरकार ने देना शुरू किया ग्रामीणों को, तब जाकर के ग्रामीण अपना जमीन दिए। जो आप कह रहे हैं हम समझ गए। एक और बात आपको याद करा दूं मैं कि अगर उसमें एक क्लाउज है 5 साल या 7 साल तक उस पर कोई अधिग्रहण नहीं होता तो जमीन स्वतः वापस हो जाएगी किसान का या जिसका जमीन होगा। चलिए ठीक है, जो हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन एक मेरा यहाँ पे वही सवाल है कि अगर सरकार सुनिश्चित कर दे कि अगर किसी उद्योगपति को हम जमीन दे रहे हैं इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, तो वो जमीन जितना हम दे रहे हैं उतना पे ही उनका कब्जा हो, उतना ही अधिग्रहण हो और तमाम लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि उनकी जमीन जबरदस्ती नहीं लिया जाएगा ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाए। देखिए, झारखंड में नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर सियासत भी जारी है। राज्य सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहा है, तो वहीं बीजेपी ने इसका श्रेय केंद्र सरकार की नीतियों और सुरक्षा रणनीतियों को दिया है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में ऑपरेशन नवजीवन की चर्चा हर ओर हो रही है, लेकिन बीते 5 साल में हर साल नक्सली सरेंडर करते आए हैं। वर्ष 2021 में 17, 2022 में 18, 2023 में 33, 2024 में 26 और 2025 में 30 नक्सलियों ने सुरक्षा बल के सामने सरेंडर किया। अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। जहां राज्य सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं बीजेपी इसका श्रेय केंद्र सरकार को दे रही है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि राज्य में लगातार चलाए जा रहे पुनर्वास कार्यक्रम, विकास योजनाओं और पुलिस प्रशासन की पहल का असर है कि नक्सली हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। इस बात को जानते हैं कि सरकार, जो हमने कहा है कि ये सरकार हेडक्वार्टर नहीं गांव की सरकार है, आज सरकार की नज़र, सरकार की आवाज़ गांव तक, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। और निश्चित रूप से सरकार का बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि हर व्यक्ति सरकार के साथ जुड़े, कोई भी ना छूटे। और आज उसका परिणाम है कि लोग तेजी से मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। ये कामयाबी इसलिए आई है क्योंकि बीते कुछ सालों में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के लिए रणनीति में लगातार बदलाव आया है। पहले आक्रामक एनकाउंटर मॉडल था, इसके बाद सर्च, सीजर, सर्विलांस के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस सपोर्ट के साथ पुलिस ऑपरेशन किए गए। दूसरी ओर नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार रोड, बिजली, पानी और मोबाइल टावर के जरिए विकास लाने की पहल की गई। इससे नक्सलियों पर दबाव बढ़ा, वो सरेंडर को प्रेरित हुए। सरकार ने उनके लिए बहुत उदार और आकर्षक पुनर्वास की व्यवस्था की, जिसमें केस मुकदमों में राहत से लेकर एक मुश्त 5 से 10 लाख तक की रकम दी गई। नतीजा आज सबके सामने है। बीजेपी का दावा है कि राज्य नहीं, केंद्र की रणनीति लगातार दबाव के चलते नक्सली आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो रहे हैं। हेमंत सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उससे हमको कोई परहेज नहीं है। लेकिन समग्रता में अगर देखिए, जब भाई आप 2014 के बाद जब नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री मिले, तो नक्सली उग्रवादी जो समस्या थी वो कितनी भयावह थी। इसी झारखंड में एसपी की हत्या कर दी गई। आप दिन के उजाले में आप पलामू नहीं जा सकते थे, चतरा नहीं जा सकते, बगल के खूंटी सिमडेगा नहीं जा सकते थे। उससे परिस्थिति में संपूर्ण उग्रवादी उन्मूलन के लिए एक सामूहिक रणनीति बनी केंद्र की, और राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करके उस पर काम आरंभ किया गया। और जब अमित शाह जी ये कहते हैं कि देश के गृह मंत्री, जो 31 मार्च 2026 अंतिम डेडलाइन है, या तो नक्सली सरेंडर कर दे या मरने के लिए तैयार हो, पूरे देश को हम उग्रवाद मुक्त बनाएंगे। तो लक्ष्यबद्ध योजना बनाकर काम करने का भारत सरकार ने काम किया। हकीकत यह है कि मिसिर बेसरा के बॉडीगार्ड समेत 27 नक्सली के सरेंडर के बाद भी सारंडा में नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है। पोलित ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा ने अब तक सरेंडर नहीं किया है। बेसरा के सर पे 1 करोड़ का इनाम है। वो फिलहाल अपने विश्वस्त 20 से 30 कैडर के साथ बंगाल भागने के फिराक में है। सारंडा में उनके अलावा भी कुछ छोटे मोटे नक्सली संगठन सक्रिय हैं। राजनीति, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन नक्सली हिंसा का विभत्स स्वरूप झारखंड देख चुका है। हजारों परिवार उजड़ गए, हजारों जिंदगियां तबाह हो गई। नक्सली हिंसा के उस स्याह अतीत से झारखंड अब बाहर आना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ नक्षत्र न्यूज के लिए नवीन शर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो एक नई दिशा, एक नई पहल के तहत समर्पण करवाया गया है 27 नक्सलियों का, और ये अब मुख्य धारा में लौट चुके हैं। सरकार की तरफ से तमाम योजनाओं का फ़ायदा इन तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन हम लगातार चर्चा कर रहे हैं नक्सलियों को लेकर, क्योंकि देश अब नक्सल मुक्त की ओर तो बढ़ चला है। अमित शाह ने भी घोषणा कर दी है, और इस पर अब विस्तार से समझ लेते हैं। प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आरएन सिंह रिटायर्ड डीएसपी साहब भी जुड़े हुए हैं। आरएन साहब, एक चीज़ हम आपसे और समझना चाहते हैं, उसके बाद प्रदीप जी के पास जाएंगे। देखिए, पॉलिटिकल आदमी पॉलिटिकल चीज़ों को ही कहेंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे कि हमारी नीतियाँ ठीक हैं, इनकी नीतियाँ ठीक नहीं। लेकिन आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं इतने लंबे समय तक, आपने भी देखा होगा इन नक्सलियों की गतिविधियाँ। ज़्यादातर इन लोगों की समस्याएं या फिर सरकार के ऊपर इनका भरोसा क्यों नहीं होता, जो सरकार या फिर पुलिस प्रशासन अपील लगातार करते रहती है, इसके बावजूद भी ये लोग मुख्य धारा में नहीं लौटते हैं। ये तो आज चलिए अच्छी बात है कि ये लोग लौटे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में हैं लोग। देखिए, ये जो समस्या है, ये तो
काफ़ी गंभीर समस्या है और बहुत से पॉलिटिकल पार्टी भी, हम लोग भी समाज के अंग हैं, थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। बहुत से समाज के ऐसे लोग हैं जो इनको प्रोत्साहन भी देते हैं। पुलिस प्रशासन की जो प्रक्रिया है इसमें काम करने की हमेशा एक समान नहीं रहती है। नेतृत्व का भी इस पर व्यापक असर पड़ता है कि पुलिस में नेतृत्व कैसा है, डिस्ट्रिक्ट में कैसी पुलिसिंग हो रही है, और राज्य की जो मुखिया हैं पॉलिटिकल, उनका क्या विचारधारा है, और केंद्र की क्या नीतियां हैं, केंद्र का कितना सपोर्ट है। तो सब मिला जुला के देखिए तो वर्तमान संदर्भ में हम लोग इसकी विवेचना करते हैं तो हर स्टेट चाहता है कि नक्सल मुक्त राज्य हो, और केंद्र भी चाहता है, केंद्र पर हम लोग अखबारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि केंद्र भी पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध करा रही है और सुविधाएं भी दे रही हैं, और दूसरे माध्यमों से भी उनको प्रयास संवाद जा रहा है कि ये सब कभी भी उनके हक में भी नहीं है। जो भी ये भ्रमित हैं और उनको सही काउंसलिंग हो हर तरह से, तो मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें अंदरूनी बातें कितनी हैं आप लोग गहराई से समझेंगे और जानते भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि निरंतर ईमानदार प्रयास होता रहेगा तो भारत नक्सलिज्म से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आध्यात्मिक भाव भी प्रशासनिक स्तर पर भी आना चाहिए, और विकास का जो दायरा है ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहले की अपेक्षा तो बेहतर स्थिति हो रही है, सड़कें भी बन रही हैं और अन्य सुविधाएं भी बनी हैं, लेकिन लोगों को ये महसूस हो कि जो सुविधाएं शहर में है वो गांवों में भी मिले, और उनको शिक्षित करने का भी प्रयास करना चाहिए, और जो बच्चे भटके हुए हैं उनके माँ बाप से भी मिलना चाहिए। उनको बताना चाहिए क्या आपके लाभकारी है। अच्छा, एक चीज और हम आपसे समझना चाहते हैं सर, क्योंकि देखिए कहा ये जो 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, कहा जाता है कि परिवारों को कन्वेंस किया गया, और एक अच्छी बात होती है कि भाई कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाए या अपराधी बन जाए, परिवार की बातों को वो कभी नहीं टालता। उसके घर में जितने भी लोग होते हैं, बच्चे होते हैं या पत्नी या माँ बाप, तो ऐसे में सरकार की पहल होनी चाहिए कि पहले परिवार को कन्वेंस किया जाए, उस गांव के लोगों से बातचीत की जाए, ताकि किसी भी तरीके से मुख्यधारा में लौटाया जाए, गोली बंदूक चीज़ों को हटाया जाए वहाँ से, क्योंकि ये लोग अपने लोग हैं, देश विरोधी तो है नहीं। तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इनको कहीं न कहीं से इनकी गतिविधियां तो देश विरोधी है, समाज विरोधी है, प्रगति रुक जाती है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखिए तो पूरे देश में नक्सलिज्म के प्रति जो प्रशासनिक पहल हो रही है उसका सकारात्मक परिणाम समाज देख रहा है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं कि इसी तरह से निरंतर प्रयास होता चले, प्रॉपर काउंसलिंग हो और सुख सुविधा का भी ख्याल रखा जाए। जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया का तो सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार ही नहीं कोर्ट भी है, उसमें उन पर गंभीर अपराध हैं उनके। अच्छा, तो इन जो अभी आत्मसमर्पण कर रहे हैं इन्हें सजा भी मिलेगी जिन जिन मामलों में आरोप है इनके? नहीं, देखिए तो कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट में जाए तो बहुत सी बातें उसमें। उस समय भी 1900 जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो सरेंडर कराए थे चंबल घाटी में, तो उस समय के अपराधियों भी जेल में रहे थे, उनको भी कुछ सजा हुई थी। बाद में सरकार सक्षम है सजा को माफ करने में। तो इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, तो सजा तो होगी, लेकिन सरकार चाहे तो उनको मिनिमम सजा दिला सकती है या सजा मुक्त कर सकती है। और जो आश्वासन दिया गया है उसका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। ये भाव पैदा होगा कि नहीं भाई, हम ये जो मैसेज दे रहे हैं उसका सकारात्मक तो जो सरकार वादा की है। प्रदीप जी, आपको विश्वास है हेमंत सरकार पे कि जो सकारात्मक संदेश देने की आज कोशिश की गई मंच से? और मेरे ख्याल से मैं तो राजेश जी को भी यही कह रहा था कि आज बड़ा मंच था, हेमंत जी भी अगर वहाँ मौजूद होते तो ऐतिहासिक दिन था झारखंड के लिए, 25 वर्षों के झारखंड में, कि भाई देखिए हमारी सरकार में ये उपलब्धि हासिल हुई है, और हम वहाँ से वो अपील भी करते। देखिए दीपक जी, आपको क्या लगता है कि अकेला चना भाग हो सकता है? अगर केंद्रीय जो सुरक्षा बल है
उनका सहयोग यहाँ के पुलिस वालों को नहीं मिला होता तो क्या इस नक्सलवाद की समस्या से निपटा जा सकता था। 6 वर्षों से ये शासन में है हेमंत सोरेन की सरकार जो चल रही, तो कितने नक्सलियों पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया। जो बंगाल से शुरू हुआ नक्सलवाद का आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैलता चला गया, और जिस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न हुई सुरक्षा को लेकर, देश की सुरक्षा और आम जनों की सुरक्षा, साथ साथ पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर, तो हमारी सरकार तो नरेंद्र मोदी की सरकार विगत 12 वर्षों से है। तो देश की जनता देख रही है कि किस तरह से एक समय ऐसा था जब नक्सलियों को विस्तार करने की पूरी छूट दी गई देश में। कमाओ, खाओ, धमकी दो, पैसे दो और बंदूक के बल पर अपना साम्राज्य चलाओ, क्योंकि किसी ठेकेदार के साइट पर पहुंचकर गोली चला देना, मुंशी की हत्या करना, मजदूरों की हत्या कर देना, मैशनरी में आग लगा देना, ये कोई भटका हुआ नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि ये गोलीबारी हम करेंगे, किसी को जान माल के नुकसान पहुंचाएंगे तो ये पैसे देगा। तो पैसा कलेक्शन के लिए जिस तरह से जो आप कह रहे हैं ना कि ये भटके हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल टारगेटेड है। पुलिसकर्मियों पर जब गोली चलाते हैं तब इनको पता होता है कि अगर पुलिसकर्मियों को हम मार रहे हैं तो पुलिसकर्मी भी जवाब में गोली चलाएगा। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग कहते हैं कि ये वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मिसिर बेसरा जो आज ग्रामीण क्षेत्र में दुबका हुआ है, वो तो बहुत जबरदस्त ढंग से ग्रामीणों की लड़ाई लड़ रहा होगा। उनके हक और अधिकार की आवाज उसको उठानी चाहिए ना। उसकी जान, उसको तो अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए थी, सामने आना चाहिए था। गांव वालों के साथ, गांव के साथ अत्याचार हो रहा है, गांव वालों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। ये सुविधा भोगी लोग हैं और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि असमानता के कारण ये चीजें पनपी हैं। जिन्होंने अपने बाजू के मेहनत पर, अपने बुद्धि के मेहनत पर, अपनी मेधा के मेहनत पर पैसे अर्जित किए, जमीन अर्जित किए, वैसे लोग अगर ये चाहते हो कि जो अर्जित की हुई संपत्ति है सिर्फ दान करके गरीबी हटाई जा सकती है, तो मैं समझता हूँ ये मॉडल चल भी नहीं सकता। और जहां तक प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 5 वर्षों तक इस राज्य में शासन चलाया 2014 से 19 तक, तो आपने देखा होगा कि नक्सलवाद की कमर तोड़ दी थी हमने, घुटनों पर आ गए थे। ये दुर्भाग्य था कि 2019 के चुनाव में हम विधानसभा के चुनाव हार गए, ठीक है, नहीं तो इनका सफाया तो कब का हो गया होता। क्योंकि मौत का डर सबको होता है, चाहे वो नक्सलवादी हो, चाहे कोई भी हो, संगठित अपराधी गिरोह का सदस्य हो, डर तो सबको होता है ना। ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो लोग आज R&R पॉलिसी के तहत जिन लोगों ने सरेंडर किया, ठीक है, सरकार ने एक अवसर दिया कि आप आइए और अगर मुख्य धारा में आना चाहते हैं तो आए, लेकिन उसमें जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जैसे पुलिसकर्मियों की सामूहिक हत्या या फिर आग लगाना, आगजनी करना, ग्रामीणों की हत्या करना, जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं उस पर न्यायालय जो होता है समुचित विचार करने के उपरांत ही उस पर फैसला लेता है कि इसका क्या किया जाए। जो अभी अजय जी कह रहे थे कि बहुतों को सुविधा नहीं मिली सरेंडर करने के बाद, तो मैं समझता हूँ कि न्यायालय के विवेकाधीन जो विषय होते हैं वो न्यायालय पे भी छोड़ देना चाहिए। अब सरकार की जहां तक R&R पॉलिसी की बात है, सरकार ने उनको सुविधा दी है, सरेंडर करवाया उनको। अब जहां तक न्यायालय में अगर गंभीर अपराध पाए जाते हैं, गोली खाने से कम बचा लिया गया कि चलिए ठीक है, गोली खा के निपटना नहीं है। हाँ ठीक है, गोली खाने के डर से वो आए। हाँ, ऐसा नहीं है कि सरकार ने उनको अवसर दिया। सरकार तो पहले से भी अवसर दे रही थी। हेमंत सोरेन की सरकार तो पहले से भी अवसर दे रही थी ना उनको। चलिए, सद्बुद्धि तो उनको आई नहीं। लेकिन जब लगा कि नहीं अब तो मारे जाएंगे, तब उनको अकल ठिकाने आ गई। अजय जी, एक चीज आपने भी सुना होगा, जिस दिन 31 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोल रहे थे, एक शब्द का उन्होंने बड़ा बार बार प्रयोग किया, जोर देकर प्रयोग किया कि देखिए आप लोगों ने तो, कई ऐसे भटके युवा भी हैं और कई ऐसे हैं जो जानबूझकर इन तमाम गतिविधियों को अंजाम देते रहे और उसके वजह से सैकड़ों लोगों की जानें गई, कई महिलाएं विधवा हो गई, कई बच्चे यतीम हो गए, कई लोगों ने अपने बेटा खो दिया, कई बच्चों ने अपना पिता खोया। लेकिन शहरों में बैठे हुए कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, आपने सुना होगा अमित शाह ने जो शब्द का प्रयोग किया, कॉलम लिखते हैं, भड़काते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं, लेकिन जाने गई उन लोगों की। नहीं दीपक जी, आपने जो सवाल किया बहुत ही मतलब लगता है ये, हमको लगता है सर मतलब अभी भी इस डिबेट का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। आपने उठाया जो गंभीर सवाल उठाया, मुझे एक भी विवेचना करनी चाहिए थी। अभी हमारे प्रदीप भाई कह रहे थे 2014 से 2015 तक की हमने सरकारें चलाई, उसमें हमने कई योजना का डर से नक्सलियों ने डर से हम तोड़ देते नक्सलियों की कमर।
हम बताते हैं कि जब गोला गोली कांड हुआ, कौन मरा वहां पर? किसी भी आदिवासी ने हथियार नहीं उठाया था, अपनी जमीन की रक्षा के लिए गए थे। हाँ। खूंटी गोली कांड हुआ, एक भी व्यक्ति हथियार के साथ नहीं था, पुलिस ने उनकी हत्या की। बड़का गांव में सेम चीज हुआ, किसी भी ने भी हथियार नहीं उठाया था। तो ये पूंजीपतियों के लिए पुलिस का इस्तेमाल इन्होंने किस तरह से किया, उसका परिणाम है कि 2019 में उस आंदोलन का परिणाम है कि उन्होंने हेमंत सोरेन के प्रति विश्वास लगा कि हेमंत सोरेन हमारे साथ ज्यादा तरीके से कारगर होंगे, और उन्होंने सरकार बदलने का काम किया। आपकी नीतियों को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो सरकार नहीं बदली जाती। आपने जितना निर्दोष पब्लिक पर गोली चली थी, किसी भी नक्सली अगर उसमें कहते कि उस आंदोलन में कोई नक्सली था, तो मेरा साफ समझ है कि जब कोई आंदोलन चलाता है तो उसका डेमोक्रेटिक तरीके से कोई आंदोलन चल रहा है तो सरकार को और पूंजीवादी व्यवस्था जो है उस पर ध्यान देने की ये जरूरत है। तो आप लोग ये पूंजीवादी और ये जो जमीन और इन तमाम चीजों का, मैं वही सवाल फिर जा रहा हूं जो अभी मैंने आपको एक बार दोहराया कि भाई शहरों में बैठ के लोग इस तरह की बातें तो करते रहते हैं, लेकिन जो जमीन पे गोलियां खा रहे हैं, जिनके बच्चे यतीम हो रहे हैं, जिनका परिवार खत्म हो जा रहा है, उनका क्या? उन लोगों की चिंता तो आप लोगों ने या वो ऐसे लोगों ने कभी नहीं की? नहीं, हमको लगता है कि कितने विधायक क्या बताए, बीजेपी के कितने विधायक को हत्या के एमसीसी वालों ने की है। आप बताइए, रमेश सिंह मुंडा, महेंद्र सिंह, सबसे पहले 1972 में किसकी हत्या होती है? बिहार विधानसभा में शपथ लेने से पहले हत्या कर दी गई है पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा। तो क्या एक बीजेपी के किसी विधायक की हत्या क्यों नहीं होती है? और जितने भी सीटें हैं, नहीं आप चाहते हैं कि उनकी भी? नहीं, मैं बात कर रहा हूं क्यों हत्या किनकी हुई, क्योंकि मुझे याद है ये जिन्होंने लड़ाई लड़ी, क्षेत्र से आता हूँ। नहीं, दीपक जी आपने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी बीजेपी विधायक की हत्या इसलिए नहीं कि उन लोगों ने आंदोलन नहीं किया। अजय जी, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ लखीसराय मेरा गृह जिला है, और मेरे गृह जिला में भी सुरगढ़ा कजरा के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। हालांकि पुलिस प्रशासन, वहाँ के जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि भाई उन तमाम चीज़ों को उन्होंने ख़त्म करवाया। जमुई क्षेत्र में आप आइए, एक महेसरी गांव है। महेसरी गांव में जब हम थोड़ा छोटे थे तो मम्मी और पापा ये कहते थे कि उस गांव में आधी महिलाएं विधवा है, आधी महिलाएं, और सिर्फ इसलिए कि कोई नक्सलाइट आता है, घर से उठा लेता है, गर्दन काट दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। नहीं, ये तो मैंने कहा ये तो जघन्य अपराध है। हाँ, जब आज भी महिलाएं वहां पे आप जाइएगा, नहीं जघन्य अपराध। देखिए, हिंसा का कहीं स्थान नहीं है। हिंसा को हम कहते हैं, भारत के संविधान में कोई हिंसा में स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन मॉब लिंचिंग शहरों में ही होता है। कैसे होता है, कैसे उसका क्या आप हत्या करते हैं, तो इसको किस रूप से आप देखेंगे? हमारा साथ नहीं किया जा सकता। हाँ, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हाँ। जहाँ असमानता होती है वही चीज जहाँ असमानता वो तो समझ में आता है कि लोग, वही चीज हम अजय जी हम आपसे समझना चाह रहे हैं, जो अमित शाह कह रहे थे कि भाई शहरों में बैठ के जो कॉलम लिखते हैं, जो भड़काते हैं, वो बुद्धिजीवी वर्ग, उन लोगों का खात्मा होना जरूरी है, उनके विचारों को मारना जरूरी है कि भाई आप भड़काइए मत। नहीं, मैं तो यही बात कर, कौन से आप तो चिन्हित कर रहे हैं ना, बता दीजिए ना कि कौन कौन लोगों ने किनका इतिहास उठा कर देख लीजिए। ठीक, एक इतिहास उठा कर देख लीजिए किन लोगों का है। ठीक है, रिटा बीएसपी साहब जो है, आर्यन सिंह साहब, एक चीज हम आपसे समझना चाहते हैं आर्यन साहब कि जो अमित शाह कह रहे थे वही सवाल मैं आपसे भी समझना चाह रहा हूँ कि शहरों में बैठे लोग जो चीज़ों को अपने हिसाब से आगे बढ़ाते हैं, जिसे कहना अर्बन वाला मामला जो बराबर ये शब्द जिक्र होता है, मैं ऑन स्क्रीन बोल नहीं रहा हूँ, क्या ये विचार अब खत्म होने चाहिए? क्योंकि अब नक्सलाइट तो खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे विचार तो निश्चित, जो देश हित में जो विचार नहीं है वो तो विचार ही नहीं है। समाज सुव्यवस्थित हो, अनुशासित हो, विकासशील हो, देश प्रगति करे, इस तरह का विचार होना चाहिए। जो शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, जो देश के विरुद्ध चिंतन करते हैं, निगेटिविटी में, उनको कैसे बुद्धिजीवी मान सकते हैं? भागवत गीता में जो हम लोग का उपनिषद है, उसमें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये बात की गई है। उसमें तो मतभेद वाली बात नहीं है। तो पूरी दुनिया में देश प्रेम है, समाज के प्रति प्रेम है। डीएसपी साहब, अपने डीएसपी साहब, एक बार मेरा एक बात है आपसे थोड़ा सा। नीट का परीक्षा लीक कर दीजिए पैसा के बल पर,
जितने भी एग्जामिनेशन हो गए पैसा के बल पर नीट के, तो गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ के आएंगे ये बताइए। नहीं कहाँ असमानता फैला रहे कि नहीं, शिक्षा में पीएचडी कौन करेगा तो ये भी आप तय कर रहे हैं। सरकार और सिस्टम की तो लापरवाही, सिस्टम की लापरवाही को आप क्यों नहीं दोष देते, सीधे कहते कि ये अर्बन नक्सल। भैया जब आप एक आदमी 7 साल पीएचडी के लिए थेसिस लिखता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी 2 साल में बेच देते हैं, तो ये असमानता नहीं है क्या? तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? पड़ेगा ना सर। हमारा बच्चा दौड़ेगा 15 किलोमीटर, ठीक है सर, 1 लाख रुपया में आप नौकरी बेच दीजिएगा। चले ठीक है राजेश जी, सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, चीजें बदल जाएगी, सोसाइटी बदल जाएगी, लोगों की विचारधाराएं बदल जाएगी, आप मानते हैं? देखिए दीपक, जिस मुद्दे पे हम लोग आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं निश्चित तौर पे बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और आज का दिन भारत देश के इतिहास में, मैं आपको याद करा दूं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज शहादत हुई तमिलनाडु में, और आज ही के दिन उनको लिट्टे नामक एमसीसी संगठन ही था शायद, जिनके द्वारा उनके एक सभा में रैली में हत्या कर दी जाती है। और जो 4 लोग गिरफ्तार होते हैं, मैं आपको याद करा दूं, उन चारों लोगों को उनके परिवार के लोगों ने और नेता विपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी जी ने आखिरी में अभी माफ कर दिया, अभी माफ कर दिया, आपको याद होगा। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने और देश के जनता ने, आम जनता ने इनका दंश को झेला है। कांग्रेस पार्टी ने और देश के प्रभावशाली नेता, मैं आपको बोल दूं, क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 18 सालों में जेन जी को मतदान का अधिकार दिया, पंचायती राज का गठन किया, और आज ऐसे दिन में ही हम लोग इन मुद्दों पर बैठे हैं चर्चा करने के लिए, नक्सलवाद पर। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और देश ने बहुत कुछ खोया है, तो हम उनको नमन भी करते हैं, और इन नक्सलियों ने जो आज आत्मसमर्पण किया उनका स्वागत भी करते हैं। और जो राज्य की जो महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षाएं योजनाएं हैं झारखंड सरकार की, निश्चित तौर पे उन सभी योजनाओं का लाभ इनको मिलना चाहिए। ठीक है सर, ये हम चाहते हैं। यानी हम जो 4 लोग 5 लोग बैठे हुए यहाँ पे जो चर्चा करें, हम अपील भी करते हैं कि जो भी अब बचे खुच नक्सली हैं, जो भी उस तरह के विचारधाराओं को खत्म करें और आत्मसमर्पण करें, देश के विकास में अपनी अहम जिम्मेदारी दें, बिल्कुल निश्चित तौर पर सभी लोगों को विचारधारा से जुड़नी चाहिए। चलिए ठीक है सर, आप चारों जुड़े, शुक्रिया आप चारों का कीमती समय निकाल कर इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। तो टू द पॉइंट में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।